हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं कौशल और आज से हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के इस सेगमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति, क्योंकि मुद्रा और मुद्रा की आपूर्ति से ही हम इसके बहुत सारे पहलुओं को समझ पाएंगे सही से, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उस वो हमको कितना इम्पैक्ट करते हैं और इकोनॉमी में उनका क्या रोल है, उन सबको समझ लेंगे। क्योंकि उन्हीं टूल्स को जब हम अप्लाई करेंगे मुद्रा आपूर्ति पे, तभी एक जो पॉलिसी है उसका प्रभाव हम जान पाएंगे। तो मुद्रा को समझ लेते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा को साधारण शब्दों में समझ लेते हैं। तो मुद्रा किसी भी वस्तु को खरीदने का एक माध्यम है, उसके मूल्य को मापने का एक माध्यम है। तो वो सारी चीज़ें अ, तो मनी इज एन ऑब्जेक्ट दैट जनरली एक्सेप्टेड पेमेंट। एक मनी क्या है? मनी मोड ऑफ पेमेंट है। मनी किसी भी चीज को लेने का एक माध्यम है और उसी माध्यम में कितने यूनिट का कोई वस्तु है। मान लीजिए पेन खरीद रहे हैं, तो वो पेन कितने रुपए का है वो मुद्रा निर्धारित करेगा। तो मनी क्या है? मूल्य को निर्धारित करता है। मूल्य का निर्धारक जो है वो मनी है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि मनी के कितने प्रकार हैं। मनी कितने प्रकार हैं? कई बार हम बहुत सारे फॉर्म्स सुनते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कमोडिटी मनी। हालांकि इसका ज़्यादा उपयोग अब नहीं होता है। जैसे गोल्ड है, जैसे कोई प्रीशियस मेटल है, तो उसको हम देखते हैं, उसको भी एक मुद्रा के, क्योंकि वो भी एक लिक्विडिटी है, वो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, अपने उपयोग में ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं और अपने परचेजिंग पावर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कमोडिटी हो गया। कमोडिटी में क्या हो गया कि आपके मेटल्स हैं, आपके जो प्रीशियस मेटल्स हैं, उनको हम बेसिकली लेते हैं और उसमें जो लिक्विडिटी के यानी मनी टाइप के ही जो गुण होते हैं, जैसे वो किसी वस्तु को खरीद सकता है, तो उसको हम कमोडिटी मार्केट में इंक्लूड करते हैं। अब फिड्यूसरी मनी देखते हैं। ये क्या है कि ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे, फिड्यूसरी मतलब प्रत्ययी, हिंदी में इसको कहें तो एक मुद्रा के समान ही, नियर टू मनी कह सकते हैं। जैसे चेक हैं, डिमांड डिपॉजिट ड्राफ्ट्स हैं, हुंडी हैं, बिल्स हैं, पेपर्स हैं, तो वो नियर टू मनी है। इनको फिड्यूसरी मनी बोलते हैं, प्रत्ययी मनी बोलते हैं। और ये हमारे आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, यानी हमारे आपके म्यूचुअल हमारा आपका म्यूचुअल एक बिलीव है, एक ट्रस्ट है, तो हम आप उनको उसमें लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 5 रुपए का या मान लीजिए 50 रुपए का, अरे सॉरी चल नहीं रहा है कुछ, रुपीस 5,000 रुपीज़ का जो है आपने एक डिमांड ड्राफ्ट किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को जारी किया है, तो वो आपका फिड्यूसरी मनी में कहलाएगा। आप आपकी फेट मनी है, यानी फेट मनी को आप ऐसे देख लीजिए, ये एक टोकन मनी है। करें जैसे आपका नोट है, ये एक टोकन मनी है। इसका कोई इंटरेस्टिक यानी आंतरिक मूल्य नहीं होता है, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। ये एकमात्र मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, लोग इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या 100 रुपये को आप रखते हैं और 100 रुपये को आप मान लीजिए वो लीगल टेंडर ना रहे, कल को सरकार उसको लेने को तैयार ना हो, तो क्या आप उससे कुछ वापस पाएंगे? तो जो फेट मनी होता है वो एक सांकेतिक मुद्रा है, जैसे कागज की मुद्रा हर जगह चलती है, तो वो फेट मनी में कहलाता है। लीगल टेंडर क्या है? सरकार आरबीआई के सहायता से, आरबीआई के निर्देशानुसार सरकार समय समय पे निर्धारित करती है कि अब लीगल टेंडर क्या है। लीगल टेंडर बोले तो अब जो पैसा है, जो फेट मनी है, वो आप जब देंगे परचेजिंग पावर में, उसको आप मार्केट में लेके जाएंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बाइंडिंग है कि नहीं है, वो लीगल बाइंडिंग है, लोग उसको स्वीकार करेंगे ही। तो जो आपका लीगल टेंडर है,
क्वाइनेज एक्ट 2011 के अभी भारत में जो चल रहा है, वो क्वाइनेज एक्ट 2011 चल रहा है। उसके आधार पे सरकार समय समय पर लीगल टेंडर निर्धारित करती है। जैसे अभी आप सुन रहे थे, क्या हुआ ही था, डीमोनेटाइजेशन। सरकार कहती है कि अब 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये जो लीगल टेंडर है, ये सरकार किसी भी मुद्रा की को निर्धारित करता है कि वो लीगल टेंडर है या नहीं है। इसके बाद हम अब देख लेते हैं आगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, यानी मनी जो सप्लाई है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे निर्धारित की जाए, और मनी सप्लाई जब निर्धारित हो जाती है तो उसके बाद हम बढ़ते हैं विभिन्न तरीके के जो हमारे टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उस टूल्स के आधार पे हम देखेंगे आगे। सबसे पहले समझ लेते हैं मुद्रा आपूर्ति। जब तक आपूर्ति निश्चित नहीं होगी, हम उसको या कोई संस्था उसको कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे उसका सुपरविजन करेगी, क्योंकि हमारे पास सोर्स ही नहीं पता है कि इसके सप्लाई के सोर्स क्या हैं। तो हम किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी पॉलिसी के द्वारा उसका रेगुलेशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सर्विलांसिंग कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी के टर्म में कि कौन सी मनी ज़्यादा लिक्विड है और मनी सप्लाई के सोर्स क्या हैं। मनी सप्लाई के जो भारत में एग्रीगेट्स हैं, इस समय वाई बी रेड्डी कमेटी 1998 में बनी थी, वर्किंग ग्रुप था एक। इसी के आधार पे जो भारत में अभी जो मनी सप्लाई के जो एग्रीगेट्स हैं वो चल रहे हैं। बेसिकली 5 एग्रीगेट्स हैं ये, और 3 और हैं, उसको हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं M0। इसको रिजर्व मनी कहते हैं। एक्चुअली जो मनी सप्लाई है उसको हम 3 ब्रॉड सेंस में देख लेते हैं बांट के। एक आपका जो है रिजर्व मनी है, इसको RM लिख लेते हैं। एक आपका नैरो मनी है, जिसको हम NM लिख लेते हैं। और तीसरा आपका ब्रॉड मनी है। अभी समझने के क्रम में हम आगे समझ लेंगे। सबसे पहले हम M0 समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हाई पावर्ड मनी होता है, हालांकि इस बाद में समझेंगे, लेकिन इसको समझने के क्रम में देख लेते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जो आपका रिजर्व मनी है, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी विद कमर्शियल बैंक्स, और दूसरा है अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो RBI के पास कितना पैसा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है, और जो कमर्शियल बैंक्स का जो कुछ सर्टेन पार्ट्स होता है वो RBI के साथ कितना डिपॉजिट करके रखती हैं, इन सारे को मिला करके हम रिजर्व मनी M0 का कंसेप्ट निकालते हैं। फिर हम समझ लेते हैं M1 क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है। और M1 करेंसी विद द पब्लिक, इसको हम CP कहते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस OD, अदर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो, और OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास M1 नैरो मनी, M1 को नैरो मनी में इंक्लूड करते हैं। नैरो मनी M1 आ जाएगा। ये मनी सप्लाई का एक पार्ट है, मनी सप्लाई का एक पार्ट है। ठीक। इसके बाद M2 की बात करते हैं। M2 में क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट्स जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं, अभी तो काफ़ी स्लोगन प्रचलित है, डाकिया आया, डाक लाया, और साथ में बैंक भी लाया। तो जो सेविंग को रूरल एरिया में सेविंग को मोबिलाइज करने में जो पोस्ट ऑफिस हैं वो अपना बखूबी काम निभा रहे हैं। तो सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। फिर आपका है M3 M1 टाइम डिपॉजिट्स। जैसे हम लोग बैंक में अपना पैसा कुछ होल्ड रखते हैं, जमा करते हैं, तो उसमें
एक दो तरीके के खाते होते हैं। एक आपका रोज लेन देन वाला खाता होता है और एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो जो टाइम डिपॉजिट होता है उसकी लिक्विडिटी कम होती है और उसको बैंक्स अन्य जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे, और क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। वो मनी मल्टीप्लायर में हम पढ़ेंगे आगे। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो M1 मनी जो आपकी नैरो मनी थी वो, प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये आपका M2 हो गया। M3 में ये जो दो आपके सेगमेंट हैं इनको हम ब्रॉड मनी में इंक्लूड करते हैं। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, और M4 जो आपका है वो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स हों चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स ना हो, विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्योंकि NSC जो होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उसका पार्ट होता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारी जो है मनी सप्लाई के विभिन्न सेगमेंट हैं। ये इकोनॉमी के, चूंकि इकोनॉमी में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके विभिन्न मनी सप्लाई के विभिन्न सेगमेंट्स हैं, और उन सबको मिला करके एक पूरे इकोनॉमी का एक जो तस्वीर है मनी सप्लाई की वो खींची जा सकती है इन सारे एग्रीगेट्स को मिला करके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मनी सप्लाई में यदि ये मनी सप्लाई दी हुई है तो सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, सबसे ज़्यादा नियर टू यूज क्या है। जैसे आपके आपके पास जो नोट है, करेंसी नोट है, वो ज़्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू आपके वॉलेट में, आपके पेटीएम में, आपके भीम में, या आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो इतना लिक्विड नहीं है। हो सकता है वो सुविधा वहाँ पे उपलब्ध ना हो जहाँ पे आप उसको उपयोग करना चाह रहे हो। तो लिक्विडिटी के क्रम में M0 सब M1 M2 M3 और M4 जैसे M1 से M4 की तरफ बढ़ेंगे लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी यानी कि जो आप जब आप खर्च करना चाह रहे थे, हो सकता है उस समय आपकी धनराशि ना उपलब्ध हो सके, और आपके जो डिसीजन है यानी परचेजिंग डिसीजन है, एक्सपेंडिचर डिसीजन है, वो हो सकता है शिफ्ट हो जाए। चलिए, अब हम देखते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि M0 यानी रिजर्व मनी। H जो होता है, ये जो हाई पावर्ड मनी होता है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। H पावर्ड मनी क्या होता है, CC, इसको आप मान लीजिए करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस आपका जो डिपॉजिट्स हैं विद कमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई, और जो आरबीआई एक सर्टेन पोर्शन होल्ड करके रखता है अपने पास विभिन्न प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, उन सबको मिलाते हैं तो हमें H पावर्ड मनी आ जाती है। यानी ये जो है C+R जो रिजर्व बैंक के पास मनी है, और ये करेंसी विद द पब्लिक है, इनको मिला देते हैं तो ये क्रेडिट क्रिएशन के लिए, इकोनॉमी में अप एंड डाउन्स जो आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आप सीधा सीधे यही समझ लीजिए कि ये जो आप डिपॉजिट करते हैं, जो भी आप कमर्शियल बैंकिंग के साथ में या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में जो आप मॉनेटरी बिहेव करते हैं, मॉनेटरी बिहेव बोले तो आप जो उसके साथ लेन देन करते हैं, उस लेन देन के क्रम में आपका जो एक साइकोलॉजी होती है कि आप पूरे पैसे को अपने हाथ में एक बार में नहीं लेते हैं, उसका एक सर्टेन पार्ट बैंक में आप अपने अकाउंट में रखते हैं। उसी अकाउंट, उसी बैंक के उस छोटे छोटे अमाउंट को जोड़ करके बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन होता है इस टर्म में कि आपने 1 लाख रुपए का डिमांड डिपॉजिट किया या टाइम डिपॉजिट किया, तो उस पैसे को वो उस पैसे से कितना कितना अधिक क्रेडिट क्रिएशन अन्य लोगों के लिए कर सकता है, तो वही जो है आपका मनी मल्टीप्लायर है। यानी मनी कितने ज़्यादा और क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है, इसको इसको इसमें देख रहे हैं। एडिशनल मनी इन द इकोनॉमी, वो कितने एडिशनल मनी इकोनॉमी में और जोड़ सकता है। द एडिशनल मनी क्रिएटेड इज कैलकुलेटेड बाय द टर्म कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर
कुछ नहीं है। विशेष करके मनी मल्टीप्लायर एक टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के रेशियो में जो आपका पैसा कमर्शियल बैंक होता है उसका यूज करके वो और कितना अधिक मनी इकोनॉमी में ऐड कर सकती है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसको जो है मनी मल्टीप्लायर के रूप में देखा जाता है। अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो है और करेंसी डिपॉजिट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है। तो हम मनी सप्लाई को पढ़ने के तौर पे हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंकिंग होती है, यानी जो बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनबीएफसीज जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके जो बिहेव होते हैं, उसके जो टर्म्स और कंडीशन या पॉलिसीज होती हैं हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं इतने जल्दी, क्योंकि उनसे हम वो हमसे केवल सेविंग मोबिलाइज कराते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक इम्पैक्ट देर तक आता है, देर में आता है, और इसका इम्पैक्ट हम पे तुरंत आता है और इससे हम डायरेक्टली जुड़े होते हैं। इसलिए हम कमर्शियल बैंकिंग बार बार यूज करते हैं टर्म। करेंसी डिपॉजिट रेशियो सीडीआर ये है कि आप अपनी मनी को किन पोर्टफोलियो में बांटते हैं, यानी कितना आप कैश जो है हैंड इन हैंड रखते हैं होल्ड करके, और कितना कैश आप बैंक में रखते हैं। यदि करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होगा, यानी लोग अपने हाथ में करेंसी ज़्यादा रख रहे हैं एज कंपेयर टू डिपॉजिट, तो यदि करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम से कम काम करेगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन हो सकता है इकोनॉमी में। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आरडीआर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंकिंग कीप एज रिजर्व, यानी जो आप बैंक में रखते हैं पैसा, उस एवरेज में बैंकिंग सिस्टम में कितना वो आरबीआई के साथ में पैसा रखता है। यानी अब इसमें सीधा सीधा आपका मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ इशू है। यदि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होता है तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो लोगों का जो क्रेडिट है वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली लोग कम से कम उधार लेंगे, आवश्यक खर्चों के लिए उधार लेंगे, और इससे हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग डिसीजन शिफ्ट होंगे, और इकोनॉमी में अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। वो हम बाद में समझेंगे और बेहतर तरीके से। अब हम समझते हैं आखिरी कंसेप्ट है आज का। इसके बाद तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, एक थ्रिफ्ट है। ये बेसिकली जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसको पॉपुलराइज किया, और ये सिर्फ एक बात कहता है कि इकोनॉमी में यदि सारे लोग यानी एग्रीगेट रूप में सेविंग करते हैं लोग, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट सेविंग घट जाती है। यानी एक तरीके का एक विरोधाभास है कि लोग सेविंग कर रहे हैं और सेविंग घट जा रही। कैसे कि यदि सारे लोग सेविंग करेंगे तो सारे लोग डिमांड तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेविंग होता है ये होता है वाई, क्योंकि ये वाई इनकम है, और सी प्लस एस, तो जो आपकी आय है उसी का एक पार्ट आपका है सेविंग, और उसी का एक पार्ट है सेविंग, और उसी का एक पार्ट है कंजम्पशन। तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके एवज में सेविंग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, कंजम्पशन उतना ही कट होगा। एक व्यक्ति के स्तर पे ये उचित है, लेकिन एक इकोनॉमी के स्तर पे, एक एग्रीगेट के स्तर पे, एक माइक्रो लेवल पे ये उचित नहीं है। ये यदि होगा तो इकोनॉमी में ओवरऑल कंजम्पशन कम होंगे, और इन टर्म्स ऑफ समय के संदर्भ में ये धीरे धीरे कंजम्पशन कट कर देगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और डिमांड कम होके अल्टीमेटली जो सेविंग है वो सेविंग नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए था। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है यही बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। अभी इसी संदर्भ में एक और चीज़ समझ लेते हैं। अब चूंकि सारे लोग सेविंग करेंगे तो उनके पास इन हैंड करेंसी ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप जैसी स्थिति बन जाएगी। सारे लोग बचत कर रहे हैं
सारे लोग बचत कर रहे हैं। तो एक स्थिति ये आ जाएगी इस कंडीशन, क्योंकि ब्याज दर बहुत घट जाएंगी, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। इस स्थिति के बाद ये स्थिति इकोनॉमी की लिक्विडिटी ट्रैप जैसी स्थिति है। पैसा है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेव कर रहे हैं, कंजम्पशन कम हो गया है। इस तरीके से हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं, मनी क्या है, मनी सप्लाई में जो रेशियो हैं वो क्या हैं, और सब सेविंग का जो एक हमारा पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, वो क्या है। और ज़्यादा लोग सेविंग करते हैं तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप जैसी स्थिति बन जाती है। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी के जो विभिन्न टूल्स हैं, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, एज इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है, क्रेडिट क्रिएशन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।